Human tissue system part, out of the 4 different types of tissues, connective tissue is the second part that we have mentioned. And within connective tissue, in the previous lecture, we talked about the areolar tissue. And um, connective tissue, the name itself suggests that it is helping in connections of material. And a very important feature, character of a connective tissue is that, of course, since it is a tissue, it is made up of multiple cells together. But those cells, something that is very essential to remember and something that is found only in connective tissue is that those cells are surrounded by मैट्रिक्स. सेल के अंदर भी फ्लूइड है, सेल के बाहर भी फ्लूइड है. ये सिर्फ और सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू में ही मिलेगा आपको. यू गेटिंग दिस? ओके. सो within that we saw yesterday, we saw areolar tissue. Areolar tissue is found beneath the skin, and it contains 2 types of fibers and 4 different types of cells in it, which we have seen in detail. Today, the second type of connective tissue, something that comes after areolar tissue, is the adipose tissue. Now, adipose tissue is basically made up of the cells called as adipocytes. Now, if you remember, even yesterday in the previous lecture, we saw presence of adipocytes in areolar tissue also. But we have mentioned there that those adipocytes are very less in number. Here, adipose tissue, in adipose tissue, the adipocytes are very, very, very large in number. And basically, what are adipocytes doing? Adipocytes are basically concerned with storage of fats in your body. We can also call them as lipids. Fats and lipids, it's one and the same thing. Okay, yesterday only I told you the fat content, चर्बी कहते हैं हम उसको. ये चर्बी जो आपके बॉडी में जो एक्यूमुलेट हो रही है, स्टोरेज हो रहा है इसका, that is being stored in the form of adipose tissue made up of cells called as adipocytes. Moving ahead, जनरली हम टीवी पर वगैरह देखते हैं, हमारे आसपास बहुत सारे लोग ये बात भी करते रहते हैं कि फैट्स जो है, एडिपोसाइट्स जो है, जनरली चर्बी के बारे में जब भी बात किया जाता है एक नेगेटिव टोन में बात किया जाता है. चर्बी अच्छा नहीं रहता, फैट अच्छा नहीं रहता, कितना मोटा हो गया है ये. अभी ये हम क्योंकि घर में हैं, क्वारंटाइंड है, तो काफी सारे लोगों का एक टेंशन क्या हो गया है कि दे आर फीलिंग दैट दे हैव गेन्ड इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेट स्लोली सिंस वी आर कंप्लीटिंग 2 months नाउ of self isolation and this quarantine thing. और क्योंकि काफी सारा फिजिकल in absence of physical activity, ऑफिस बंद है, कॉलेजेस बंद है, स्कूल्स बंद है, काफी सारा हमारा फिजिकल एक्टिविटी रेस्ट्रिक्ट हो गया है. घर पे बैठे बैठे, टीवी के सामने बैठे, कंप्यूटर के सामने बैठे, स्मार्टफोन पे खेलते बैठे, इन सब चीजों की वजह से बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम हो रहा है कि दे आर एक्सपीरियंसिंग वेट गेन. लेकिन बात सिर्फ वेट गेन की नहीं है, बात ये भी है कि ये वेट गेन ये थोड़ा बैड वेट है, बिकॉज समवेयर इट इज इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ योर टमी. व्हाई? बिकॉज एडिपोज टिश्यू इज गेटिंग डिपॉजिटेड देयर. ओके, लेकिन हमेशा एडिपोज टिश्यू के बारे में और इस फैट के बारे में, इस चर्बी के बारे में नेगेटिवली बात करना ये अच्छी बात नहीं है. सी, यू शुड नेवर फॉरगेट दैट इफ God has designed anything, if nature has designed anything in our body or in our surrounding, there must be some purpose for it. जैसे
अगर हम एडिपोज की बात करें, एडिपोज टिश्यू का उपयोग क्या है? तो पहली बात, इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। बहुत कम मात्रा में भी अगर आपके बॉडी ने बहुत कम मात्रा में भी अगर फैट्स को यूटिलाइज किया, उससे बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी बना सकते हैं वो। ओके, कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं इसको, आपने 9th-10th में सुना है इसके बारे में। सो एडिपोज टिश्यू एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अभी यहाँ पे देखिए, मैं क्या बताना चाहूंगा आपको। जनरली हमें बताया जाता है कि आपको अगर आपका चर्बी कम करना है, आपको अगर आपका ये एडिपोज फैट कंटेंट कम करना है, तो आपने क्या करना चाहिए? अच्छी खासी कसरत करनी चाहिए, अच्छा खासा एक्सरसाइज करना चाहिए। ये क्यों? देखिए, आपके बॉडी में वैसे तो कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज है जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज था वो खत्म हो जाता है। एक्सरसाइज करते करते, एनर्जी प्रोड्यूस करते करते वो ग्लूकोज धीरे 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 उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो जाता है बॉडी में। ऐसे टाइम पे बॉडी फिर क्या कहती है कि अरे ग्लूकोज तो कम हो गया, लेकिन अभी भी एक्सरसाइज तो चल रहा है, एक्सरसाइज तो करना है, तो फिर एनर्जी किससे बनाएंगे? तो फिर बॉडी क्या करता है? बॉडी स्टार्ट्स बर्निंग। बर्निंग का मतलब है यूटिलाइजिंग फैट्स। चर्बी जो है, बॉडी क्या करता है? उस चर्बी को यूटिलाइज करना शुरू कर देता है और उससे एनर्जी जनरेट करता है आपके ये एक्सरसाइज को मेंटेन करने के लिए। तो इससे फिर आगे जाके क्या होता है? हम कहते हैं कि अरे मैं रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहा हूं तो मेरा 4 किलो वजन कम हो गया, 5 किलो वजन कम हो गया। तो ये वजन कम हो रहा है यानी क्या हो रहा है? आपका एडिपोज टिश्यू थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। ओके, बिकॉज दिस एडिपोज कैन प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। पहली बात है। दूसरी बात, these lipid molecules are part of many cell organelles। आपको अगर याद होगा, हमने जब फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा, तो वो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, दैट फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट कंटेन्स लिपिड बायलेयर इनटू इट। देखिए वहां पे लिपिड की जरूरत है, आपके बॉडी में लिपिड की जरूरत है। कुछ लोग डाइटिंग के नाम पे बहुत सारी बेवकूफियां करते। इट्स वेरी डेंजरस, वेरी हजार्डस फॉर द बॉडी। प्लीज कीप दिस इन माइंड। Okay, if at all you want to go for dieting, it shouldn't be because you have decided. Dieting should always be under the observation and prescription of your doctor. The doctor, he or she, should tell you that okay, you need to decrease, reduce your weight. मैं आपको ये न्यूट्रिशन का प्लान देता हूँ, आप उसको फॉलो कीजिए। इतना फिजिकल एक्टिविटी रहना चाहिए, इतना खाना आपने ऐसे ऐसा खाना चाहिए, आपका वजन कंट्रोल में रहेगा, प्रॉपर आपके हाइट अनुसार उस वो वजन मेंटेन हो जाएगा। वी शुडंट डिसाइड कि मैं आज से यही खाऊंगा, मैं आज से ये नहीं खाऊंगा। ये अच्छा नहीं रहता बॉडी के लिए। इट्स अनसाइंटिफिक फॉर अस टू डिसाइड ऑन आवर ओन अबाउट आवर डाइटरी प्लान्स। समझ रहे हैं आप? ओके, लिपिड्स आर नेसेसरी। बहुत सारे लोग रहते वजन कम करना है तो मैं ये तेल युक्त पदार्थ, फ्राइड आइटम्स नहीं खाऊंगा मैं, वगैरह वगैरह, ये ऐसी बातें उनका फिक्स हो जाता है। दैट इज नॉट करेक्ट। बॉडी रिक्वायर्स लिपिड्स। लिपिड्स कीप द बॉडी इन गुड शेप, लिपिड्स कीप द बॉडी हेल्दी। इम्यून सिस्टम के लिए लिपिड्स जरूरी है, आपके रेगुलर सेल्स के लिए लिपिड्स जरूरी है। ओके, तो दे आर इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट एंड सिंथेसिस of certain hormones। काफी सारे स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स जो है, ओके, इवन आपके ह्यूमन बॉडी में बनने वाले जो सेक्स हॉर्मोन्स है, टेस्टोस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एंड्रोजेंस, ये सभी अल्टीमेटली लिपिड से बनते हैं, ध्यान में रखिए। मूविंग अहेड, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग वी नीड टू नो इज दैट adipose tissue, you see,
Adipose is acting as heat insulation. ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, ये आपको समझ में आएगा ठंड के दिनों में। ओके, ठंड के दिनों में देखिए, ठंड के दिनों में हमें ज्यादा भूख लगती है, ठंड के दिनों में हम ज्यादा बार खाना खाते हैं, ज्यादा खाना खाते हैं। ठंड के दिनों में विंटर टाइम पे हमारा वजन बढ़ जाता है, वेट गेन हो जाता है थोड़ा, उसके पीछे रीजन है। सी ड्यूरिंग द विंटर्स, during the winters our temperatures, our local temperatures, they decrease below 10 डिग्री सेल्सियस, लेकिन बॉडी को तो खुद का 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है। तो ऐसे हालात में बॉडी क्या करता है, इट इज डिमांडिंग फूड अगेन एंड अगेन, बिकॉज एवरी टाइम यू ईट, as the digestion starts, digestion is breakdown of food, and whenever there is this breakdown, digestion, the process of digestion generates a heat in the body. इन दोनों में देखिए ना, आप दोपहर का खाना खाइए, खाना खाने के बाद इमीडिएटली आपको ऐसा लगने लगता है कि अरे बॉडी गर्म हो रहा है, हीट जनरेट हो रहा है उसमें। डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जनरेट्स हीट एनर्जी इन द बॉडी। ठंड के दिनों में अच्छा है, आप जितना ज्यादा खाना खाएंगे, जितनी ज्यादा बार खाना खाएंगे, उतनी ज्यादा बार बॉडी में हीट प्रोड्यूस होगा। बाहर 10 डिग्री है लेकिन मेरा बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कर लेगा। दूसरी और एक बात ऐसी है, जैसा मैंने आपको बताया, लिपिड्स जो है they are a very major source of energy, एनर्जी यानी एटीपी इन आवर बॉडी। देखिए एनर्जी आप आपके डाइट में क्या खाते हैं, आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं वो एनर्जी देता है, प्रोटीन्स खाते हैं वो भी एनर्जी देता है, लिपिड्स यानी फैट्स खाते हैं वो भी एनर्जी देता है। लेकिन इसमें कैसा है, कार्बोहाइड्रेट्स इतना खाएंगे तो इतना एनर्जी मिलेगा, लेकिन लिपिड्स इतना ही खाइए उतनी ही अमाउंट में एनर्जी मिलता है। लिपिड्स में से कई गुना ज्यादा एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं आप। इसलिए क्योंकि आपको विंटर में बॉडी को हीट करना है, बॉडी को वार्म रखना है, इसलिए देखिए विंटर में जनरली वी ईट मोर एंड मोर फ्राइड मटेरियल। रिलीजन्स में कैसा है देखिए, almost most of the religions they have their major festivals in and around the winter season, क्योंकि ये फेस्टिवल्स जब आते हैं, आपका दिवाली आता है, ओके, आपका क्रिसमस आता है, ये अलग अलग प्रकार के रिलीजियस फेस्टिवल्स जब आते हैं ठंड के दिनों में, अपने आप क्या होता है, एटलीस्ट बिकॉज ऑफ दैट फेस्टिवल आपके घर में कुछ ना कुछ नया कुकिंग होता है। यू यूज योर घी इज बीन यूज्ड, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑयल इज बीन यूज्ड, लार्ज अमाउंट ऑफ फूड इज रेगुलरली कंज्यूम ड्यूरिंग दैट टाइम, क्योंकि फेस्टिव मूड है तो काफी सारा फूड का एक्सचेंज होता है, अपने घर से पड़ोसी के घर में जाता है, पड़ोसियों के घर से अपने घर में आता है, घर में बहुत सारा फूड रहता है, तला हुआ काफी सारा फूड रहता है, हमारा काफी सारा वो कंजम्पशन होता है, उससे हमारे बॉडी में काफी सारा हीट अंदर जाता है, लिपिड अंदर जाता है, और लिपिड अल्टीमेटली क्या बनाता है, लिपिड एनर्जी बनाता है। एट द सेम टाइम ठंड के दिनों में क्योंकि हम खाना ज्यादा खाते, उसमें लिपिड ज्यादा रहता, तो वो लिपिड धीरे 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 धीरे, मैंने आपको पता है ठंड के दिनों में वजन बढ़ जाता है, लिपिड थोड़ा 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 आपके बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है। और ये लिपिड की खासियत क्या है कि ये बॉडी में बने हुए हीट को बाहर रिलीज नहीं होने देता, बाहर रिलीज नहीं होने देता, बिकॉज इट इज एक्टिंग एज एन इंसुलेटर का काम करता है, इट इज एक्टिंग एज एन इंसुलेटर, नॉट अलाउइंग द बॉडी हीट टू गो आउट ऑफ द बॉडी। लेकिन अभी इसमें मजेदार बात देखिए, नेचर को पता है, ऊपर वाले को पता है कि एडिपोज टिश्यू इज एक्टिंग एज ए हीट इंसुलेटर, वो हीट को बाहर निकलने नहीं देता, तो हीट का लॉस नहीं होना चाहिए। कब नहीं होना चाहिए, ठंड के दिनों में, विंटर में नहीं होना चाहिए। तो विंटर के दिनों में हम बहुत सारा लिपिड मटेरियल कंज्यूम करते हैं और हमारे बॉडी में बहुत सारा एडिपोज टिश्यू फॉर्म होता है, वो हीट को लॉस नहीं होने देता। ये विंटर की बात चल रही है, ये मैं दिसंबर जनवरी फरवरी की बात कर रहा हूं। लेकिन फरवरी एंड होते होते और मार्च शुरू होते होते जैसे गर्मी शुरू होती है, एंड एज वी मूव फ्रॉम मार्च टू मई एंड जून, आप देखिए आपका फूड इनटेक कम हो जाता है, फूड इनटेक कम हो जाता है। अभी आप घर पे आप सोचिए,
आपका फेवरेट डिश होगा, कोई आपका कोई फेवरेट सब्जी होगा, घर वालों ने आपका फेवरेट सब्जी बनाया, कितने बजे? दोपहर को 2 बजे। अभी आप घर पे ही बैठे, मम्मी ने अगर बोला कि अरे तेरी फेवरेट सब्जी बनाई है, गर्मा गर्म है, खा ले, दोपहर को 2 बजे। अभी आपका फेवरेट होगा, लेकिन यू सी योर बॉडी डज नॉट अलाउ दैट फूड टू गेट कंज्यूम्ड इन अ वेरी लार्ज प्रोपोर्शन। क्योंकि क्या होता है, बॉडी को पता है कि अगर मैंने खाना ज्यादा खा लिया तो डाइजेशन जो शुरू होगा वो भी बहुत बड़ी मात्रा में डाइजेशन करना पड़ेगा, उससे हीट भी बहुत जनरेट होगा। ऑलरेडी बाहर 40 डिग्री से ज्यादा है, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मेंटेन 37 डिग्री सेल्सियस। अभी हमें बाहर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, समर में हीट जनरेशन ज्यादा है, वी कैनॉट अफोर्ड टू जनरेट मोर हीट इन आवर बॉडी, हमें हमारे बॉडी को अभी कूल डाउन करना है। इसलिए समर में देखिए, समर में आपका फूड इंटेक कम हो जाता है, आपका वाटर इंटेक बढ़ जाता है। यू विल प्रेफर ईटिंग एन आइसक्रीम, यू विल प्रेफर ईटिंग सम गुड फ्रूट इंस्टेड ऑफ ईटिंग योर फेवरेट पाव भाजी इन समर्स। समझ रहे हैं आप? ओके, समर में क्योंकि खाने का इंटेक कम हो जाता है, समर में चर्बी भी कम हो जाता है। और समर में चर्बी की जरूरत नहीं, क्योंकि समर में अगर चर्बी बहुत बढ़ गया तो बॉडी में से हीट नहीं निकलेगा बाहर, वो हीट निकलना जरूरी है। अगर समर में बॉडी में से हीट नहीं निकला तो बॉडी भी हाई टेम्परेचर पे चला जाएगा, फीवर आ जाएगा। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि हाउ इवन जनरली पीपल से कि रिलीजन एंड साइंस आर टू अपोजिट थिंग्स, दे डोंट गो हैंड इन हैंड, दैट इज इनकरेक्ट। If you study the religions properly, you will realize that even within religions there is so much of science involved. अभी हम गर्मी की बात करें, देखिए गर्मी के दिनों में बराबर वो होली का सीजन आता है, वो रंग पंचमी जहाँ पे आप पानी से खेलते हैं, रंगों से खेलते हैं, वो सीजन बराबर मार्च अप्रैल में आता है। वो आई थिंक इट इज मार्च, गर्मी के सीजन में बराबर पानी से खेलने का जो फेस्टिवल है वो मार्च में आता है। आप सोचिए, अभी आपका ये एज है अभी कि जब आप ये होली वगैरह रंग पंचमी एंजॉय करते होंगे, आप सोचिए अगर यही फेस्टिवल नवंबर या दिसंबर में आता, ठंड के दिनों में, कुछ लॉजिक रहता क्या उसमें? यानी बाहर ऑलरेडी ठंड है, उसमें कौन पानी खेलेगा, वो तो बीमार हो जाएगा। इसलिए देखिए ऑटोमेटिकली रिलीजन ने उसको प्लेस कैसे किया है ऐसे टाइम पे कि व्हेन एनीवे वी रिक्वायर सम कूलनेस इन एंड अराउंड आवर सराउंडिंग्स एंड इन एंड अराउंड आवर बॉडी। ओके, जब भी कोई फेस्टिवल आप सेलिब्रेट कर रहे, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन एंड व्हाट कास्ट यू बिलोंग, व्हेनेवर यू आर सेलिब्रेटिंग एनी फेस्टिवल, you should always think about the science involved behind it. समझ रहे हैं आप? देखिए सभी रिलीजन्स में फास्टिंग के बारे में बहुत अच्छा लिखा गया है। फास्टिंग इज वेरी नेसेसरी। आपको आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म्स को अगर स्ट्रांग करना है तो वंस इन अ वाइल, एटलीस्ट वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक फास्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये जो आपके प्लेयर्स रहते हैं, क्रिकेट प्लेयर, स्पोर्ट्स प्लेयर, इनके जबान से आपने सुनना चाहिए, इनके मुंह से आपने सुनना चाहिए कि फास्टिंग कितना इंपॉर्टेंट रहता है। मैं स्पेसिफिकली मैं आपको अभी बता रहा हूं बिकॉज वी नो दैट the Muslim community is currently, it is observing its Ramzan currently, where there is a very long period of fasting in them. Fasting is part of all the religions because the benefits of fasting is a scientific or scientifically established fact that it helps the body, it revitalates the body, बहुत अच्छा रहता है फास्टिंग बॉडी के लिए। वंस इन अ वाइल हम देखते हैं हमारे घर में भी once in a while, like my mother, I remember initially she used to observe fasting on Tuesday, later on she started observing fasting on Thursday as well. So this kind of things, they are very necessarily, we say they are part of religion, but there is also a science involved behind it. Please keep this in mind. Coming back, हम एडिपोज टिश्यू के फायदे देख रहे हैं, अच्छी बातें देख रहे हैं, लेकिन उसमें और एक डेंजरस बात ऐसा है कि एक्सेस ऑफ एडिपोज इज डेंजरस. इफ देयर इज टू मच ऑफ एडिपोज टिश्यू, स्टोरेज ऑफ, accumulation of too much of excess of adipose tissue in the human body, that leads to a problem called as obesity.
This is a problem now, please keep this in mind. Okay, obesity is a problem because it puts unnecessary pressure on all the organs of the body, on all the reactions of the body, as well as on the flow of the blood. That means on the circulatory system also. That's why many times we see that obese people, they suffer with, there is a large amount of पर्सपिरेशन, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होता है ओबीस लोगों को, और उनमें ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम भी बहुत सीवियर रहता है, रेगुलर रहता है। समझ रहे हैं आप? ओके, तो एडिपोज टिश्यू जरूरी है बॉडी के लिए, लेकिन एक सही मात्रा में ही रहना चाहिए, एक्सेसिव नहीं रहना चाहिए। मूविंग अहेड, ये पार्ट वैसे तो टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन हमें पता रहना चाहिए। एडिपोज टिश्यू is again further divided into two types. There are two types of adipose tissue. There is something called as white adipose tissue, and there is something called as brown adipose tissue. What is this? White adipose tissue, it contains large number of adipocytes. लार्ज नंबर ऑफ एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट ज्यादा यानी फैट कंटेंट ज्यादा है। फैट कंटेंट ज्यादा इसलिए वो हल्का सा ओपेक व्हाइटिश कलर में दिखता है। एज कंपेयर टू दैट, ब्राउन एडिपोस टिश्यू का खासियत क्या है? इसमें एडिपोसाइट्स नहीं है, क्या है? इसमें फैट का कंटेंट नहीं है, क्या है? लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ऐसी है कि इट कंटेन्स, एडिपोसाइट्स तो है ही इसमें, लेकिन उसके साथ बहुत बड़ी मात्रा में उसमें क्या है? ब्लड वेसल्स है। इस प्रकार के टिश्यू में क्योंकि ब्लड वेसल्स ज्यादा है, इसलिए वो ब्लड वेसल्स वहां पे ज्यादा है, यानी ब्लड का फ्लो वहां पे ज्यादा है। ब्लड का फ्लो वहां पे ज्यादा है, इसलिए ये थोड़ा डिफरेंट कलर में अपीयर होता है। यू आर गेटिंग दिस? ओके, व्हाइट एडिपोज टिश्यू इज फाउंड इन एक्चुअली ऐसा नहीं लिखना चाहिए, ये गलत परसेप्शन हो जाएगा, आपका आइडिया गलत हो जाएगा। इट इज रेगुलरली फाउंड इन, आपके बॉडी में अभी जो फैट कंटेंट है वो बेसिकली व्हाइट एडिपोज टिश्यू है। ब्राउन एडिपोज का क्या है? इसमें सिर्फ लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स ही नहीं है, इसमें लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी है। पावर हाउस ऑफ द सेल, बहुत बड़ी मात्रा में एटीपी बनाता है ये। एंड ब्राउन एडिपोज टिश्यू is basically found in developing embryo. When a baby is developing inside the mother, उस बेबी के पास व्हाइट एडिपोज से ज्यादा ब्राउन एडिपोज टिश्यू ज्यादा रहता है। इवन न्यूबॉर्न बेबी, ब्राउन एडिपोज टिश्यू के बारे में एक स्टेटमेंट मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन आपको बता रहा हूं मैं। न्यूबॉर्न बेबी में बहुत बड़ी मात्रा में ब्राउन एडिपोज टिश्यू रहता है, लेकिन एवरी डे एज द बेबी इज ग्रोइंग टुवर्ड्स एडल्टहुड, उसके बॉडी में का ब्राउन एडिपोज टिश्यू धीरे धीरे कम होते जाता है और व्हाइट एडिपोज टिश्यू धीरे धीरे बढ़ने लगता है। प्लीज कीप दैट इन माइंड। यू आर गेटिंग दिस? ओके, the white adipose tissue is in very big amount, in a very large amount in your body currently, but when you were born you were actually having brown adipose tissue in a larger number, and as you were growing every day, slowly that brown adipose tissue, it started decreasing, and the white adipose tissue, the concentration of white adipose tissue started increasing. Okay, moving ahead,
Brown adipose tissue is also found in dolphins, penguins, polar bears. जनरली हाइबरनेशन करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनमें ब्राउन टिश्यू बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है. देखिए बेयर्स जो है, डॉल्फिन्स जो है, ये बहुत बड़े ऑर्गेनिजम्स है. उनको अपना बॉडी एक्टिविटी फंक्शनल रखने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी की जरूरत पड़ती है. एंड because they require large amount of energy, they contain large amount of brown adipose tissue, because brown adipose tissue contains large amount of mitochondria. देखिए ये चीजें हमें एक दूसरे से लिंक अगर हम कर सके तो then we can able to understand and keep this in mind how the things are interconnected to each other. समझ रहे हैं आप? Okay, so this is about the second part. We started with respect to connective tissue. We started first with areolar tissue. Areolar tissue के बाद हमने बात किया about the adipose tissue. Now from adipose we will move towards the next part, that is about tendons and ligaments. We have what we call as tendons and ligaments. So with respect to tendons and ligaments, what do we know? With respect to tendons and ligaments, tendons help in or are used in, they are concerned with attachment of muscles to bones. Tendons help in the attachment of मसल्स टू बोन्स. मैं हमेशा टेंडॉन्स के बारे में खुद को क्या बताता हूं? MTB. मुझे आजकल का तो पता नहीं, लेकिन ड्यूरिंग माय टाइम्स व्हेन आई वाज ऑफ योर एज, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, उस जमाने में साइकिल्स पे ATB MTB ऐसा लिखा हुआ रहता था. MTB का मतलब वहां पे साइकिल पे मैं बता रहा हूं, बाइसिकल पे, माउंटेन टेरेन बाइसिकल. ATB यानी ऑल टेरेन बाइसिकल. ऑल टेरेन यानी कहीं भी चला सकते हैं आप, ऐसी साइकिल है वो. MTB माउंटेन टेरेन यानी आप माउंटेनस रीजन में, हिली रीजन में चला सकते हैं. इस प्रकार से वो बाइक डेवलप किया गया, वो बाइसिकल डेवलप किया गया. यहां मैं MTB ध्यान में रखता हूं. T का मतलब टेंडन भी होता है, और T का मतलब मसल टू बोन. टेंडन क्या हेल्प करता है? इन अटैचिंग मसल्स टू द बोन्स. सी यू नीड टू अंडरस्टैंड. आगे जाके बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमें, एंड आई विल ट्राई दैट वी कैन स्टडी इट एट द अर्लीस्ट. आगे जाके बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर ऐसा है हमें कि आपके बोन्स जो है, बोन्स खुद से मूव नहीं कर सकते. ध्यान में रखिए, बोन्स को मूव करने के लिए हर एक बोन के ऊपर और नीचे मसल्स अटैच है. लेकिन ये मसल और ये बोन, इन दोनों को पकड़ के रखने का काम, जकड़ के रखने का काम कौन कर रहा है? टेंडॉन्स. समझ रहे हैं आप? ओके. आफ्टर दिस, आफ्टर ligaments we are having, or after tendons, I'll give you another example also of, with respect to tendons, there is a tendon called as the example that has been given in the textbook, Achilles heels. Now what is Achilles heels? See,
if you look at your leg part, Achilles heel कहते हैं इसको, क्योंकि ये ऐसा टेंडन है जो यहां हील से शुरू होता है और ये आपके पैर के पीछे तक लगभग ये ऐसा यहां पे वो अंदर की तरफ अटैच होता है। समझ रहे हैं आप? ओके, सिमिलरली यहां पे हमें और एक एग्जांपल पता रहना चाहिए, what is called as, there is another important tendon in your body called as the hamstring. Hamstring are the tendons that are attached to the muscles of your thighs. Okay, थाई का जो पार्ट रहता है हमारा, यानी ये नी के ऊपर का जो पार्ट है हमारा थाई, ओके, तो वहां पे हैमस्ट्रिंग ये टेंडॉन्स रहते हैं, एंड बेसिकली दे आर कंसर्न विद अटैचमेंट टू द मसल्स। मूविंग अहेड, इफ वी टॉक अबाउट लिगामेंट्स, टेंडॉन्स का काम है मसल टू बोन, लिगामेंट्स का काम है बोन टू बोन अटैचमेंट। Ligaments help in attaching one bone with another. That means ligaments are found at various body joints. जॉइंट के बारे में आगे जाकर एक चैप्टर है, ये जॉइंट है देखिए, ओके, ये जॉइंट है देखिए, ये एक जॉइंट है देखिए। लेकिन जॉइंट्स के बारे में, बॉडी में जितने भी जॉइंट्स हैं, दो अलग अलग बोन्स जब एक साथ आते हैं, मे बी आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, यू फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट दे आर नेवर कंप्लीटली अटैच टू ईच अदर। ये बोन यहां तक है और इमीडिएटली उसको ये बोन अटैच है, ये गलत डायग्राम रहेगा। दो किसी भी जॉइंट में, when two bones come together and form a joint, of course they are coming next to each other, but they are never 100% attached to each other. Keep this in mind. Okay, there is always a small gap in between them. ये गैप क्यों जरूरी है? देखिए, अगर ये गैप नहीं रखा आपने और अगर ये दोनों बोन एकदम एक दूसरे को फर्मली अटैच हो गए, तो पहली बात तो ये जॉइंट हिलेगा नहीं, इट वोंट मूव। दूसरी बात, अगर इसमें भी अगर आपने इसको मूव करने का कोशिश किया, दिस बोन एंड दिस बोन, इट विल अंडरगो फ्रिक्शन, ओके, दे विल अंडरगो फ्रिक्शन, एंड फ्रिक्शन की वजह से बोन का डैमेज शुरू हो जाएगा। आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, ऊपर वाले को पता है। इसलिए जहां भी हमारे बॉडी में जॉइंट्स है, जॉइंट्स आर ऑलवेज कंटेनिंग अ वेरी माइन्यूट स्पेस इन बिटवीन देम, एंड the two bones that are coming together and forming a joint, those two bones are held together by ligaments. That's why we have said that the ligaments help in attachment of two bones at a given joint. समझ रहे हैं आप? ओके, अभी टेंडॉन्स एंड लिगामेंट्स, न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट बात रहती है, क्योंकि अगर आपको ये आदत होगी न्यूज़पेपर पढ़ने की, न्यूज़पेपर में देखिए पहला पेज न्यूज़पेपर का, ये हमें उन घटनाओं के बारे में बताता है जो कल हो चुकी है। The first page always talks about the past. हम में से कोई भी रहेगा, अगर किसी ने हमें पूछा कि अरे तेरा फोटो हमें प्रिंट करना है न्यूज़पेपर में, कहाँ प्रिंट करें? नेचुरली आप रहेंगे, मैं रहूंगा, हम क्या कहेंगे? फर्स्ट पेज पे प्रिंट करो, बड़ा सा प्रिंट करो, अच्छा लगेगा।
पर आप पेपर का साइकोलॉजी देखिए, न्यूज़पेपर का पहला पेज ये हमेशा पिछली घटनाओं के बारे में, पास्ट के बारे में बताता है, लेकिन न्यूज़पेपर का लास्ट पेज जो रहता है, लास्ट पेज इज जनरली रिजर्व्ड फॉर स्पोर्ट्स। अभी वो वैसे तो स्पोर्ट्स के बारे में जब उसमें दिया जाता है तो कल परसों जो मैच हो गई उसके बारे में ही दिया होगा, लेकिन उसमें जो फोटो रहते हैं वो उन स्टार्स के रहते हैं जो फ्यूचर में बहुत अच्छे बड़े काम करने वाले। तो न्यूज़पेपर के बारे में हमेशा ध्यान में रखिए, फर्स्ट पेज इज अबाउट द पास्ट, लास्ट पेज इज अबाउट द फ्यूचर। समझ रहे हैं आप? ओके, एंड कीप दिस इन माइंड। इसमें यहां मैं स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि आप में से अगर किसी को रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत होगी, वैसे तो बहुत कम लोगों को होगी या किसी को भी नहीं होगी, एंड आई डोंट ब्लेम यू, इट इज ऑलवेज योर पेरेंट्स हु नीड टू बी ब्लेम्ड इफ यू डोंट रीड न्यूज़पेपर्स। लेकिन न्यूज़पेपर में स्पोर्ट्स के जो कॉलम रहते हैं वहां कहीं ना कहीं ये न्यूज़ आते रहते हैं कि ये स्पोर्ट्स पर्सन है, ये स्पोर्ट्स वुमन है जिन्होंने खेलते खेलते अपने टेंडॉन्स या लिगामेंट्स को डैमेज कर लिया है, अभी वो अगले 6 महीने खेल नहीं पाएंगे, अभी उनका सर्जरी है वगैरह। ये इस प्रकार के जब न्यूज़ आते हैं उसमें ये टेंडॉन्स के बारे में और लिगामेंट्स के बारे में 100% कहीं ना कहीं मेंशन रहता है। You are getting this? Okay, so this is about tendons and ligaments. Today we saw 3 important types of connective tissue. We started with adipose tissue, followed by tendons, and followed by ligaments. In the next lecture we will talk in detail about कार्टिलेज। कार्टिलेज के बारे में काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन टेक्स्ट बुक में भी है और हमें नीट के लेवल पे भी उसे स्टडी करना पड़ता है। We'll stop here today. In next lecture, we'll start with the topic of cartilage. Thank you very much.